हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। जो हमने फर्स्ट पार्ट के बारे में बातें करी उसको पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखा कि हम जो हमारी श्वसन है या एयर है वो हम कहाँ से लेते हैं। सबसे पहले लेंगे नासा कपाट से। नासा कपाट के बाद एयर कहाँ जाएगी, सॉरी नासा द्वार, नासा छिद्र के बाद एयर कहाँ जाएगी, नासा कपाट। नासा कपाट के बाद कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी, लैरिंग्स में। सॉरी, फेरिंग्स में भी अब दो पार्ट होंगे। फेरिंग्स में फूड और एयर दोनों एक साथ मिलेंगी। जब फूड और एयर दोनों एक साथ मिलेंगी तो फूड किस में जाएगा, फूड को हमें ऑसियोफेगस में भेजना है, जबकि एयर को हमें लैरिंग्स के थ्रू होते हुए ट्रैकिया में भेजना है। अब ये काम कौन करेगा, यहाँ पे एक निगल द्वार होगा, निगल द्वार, जिसको जो जब अगर हम फूड खा रहे हैं तो वो किसको बंद करके रखेगा, सांस नली को बंद करके रखेगा। तो फूड किस में जाएगा, ऑसियोफेगस में। और यदि हम हवा ले रहे हैं, हवा का एयर शोषण कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उसमें हमें क्या होगा, वो किसको, फूड पाइप को बंद करके रखेगा। तो एयर किस में जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी। अब एयर ट्रैकिया में गई, अब हमें क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम फूड पाइप तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ऑसियोफेगस में फूड के बारे में। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एयर के यानी ब्रीथिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब एयर फेरिंग्स के होते हुए कहाँ जाएगी, लैरिंग्स में। लैरिंग्स जो है वो साउंड बॉक्स है, जो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। ये सब हम कल पढ़ चुके हैं, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। अब लैरिंग्स के बाद जो एयर है वो ट्रैकिया में या फिर विंड पाइप में जाएगी। जो ट्रैकिया है वो किससे घिरा हुआ है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना हुआ है, थोड़ा कठोर होगा कार्टिलेज। और जो ये ट्रैकिया है आगे दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकी। ब्रोंकी भी ऊपर क्या है, इसकी लेयर है, कार्टिलेज की लेयर है। ब्रोंकी के बाद ये ब्रोंकी आगे ब्रोंकियोलस में टूट जाएगी, अलग अलग भागों में बट जाएगी ब्रोंकियोलस में। अब ये ब्रोंकियोलस के सिरों पर क्या लगे होंगे, एल्वियली। जो एयर है वो ट्रैकिया के होते हुए साथ में ब्रोंकी के होते हुए ब्रोंकियोलस में जाने के बाद ये किस में जाएगी, एल्वियली में। ये जो एल्वियली है इसमें एयर क्या होगी, इसमें एयर जाएगी और उसके बाद जो हमारा एल्वियली में ब्लड सेल्स पाई जाएंगी, यानी ब्लड पाया जाएगा। तो जो ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होगा वो इस एल्वियली से ऑक्सीजन लेकर कहाँ लेकर जाएगा, हमारे शरीर के प्रत्येक जो भी सेल्स है उनमें लेकर जाएगा। उसके बाद वहां से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, सेल में ऑक्सीडेशन चलेगा, तो वहां से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ये दोबारा से एल्वियली में लेकर आएगा। जो ब्लू रंग की है वो एल्वियली कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, यानी ये क्या है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हमने ब्लू इसलिए बनाया है क्योंकि इसका रंग डार्क रेड होगा, तो यहाँ पे सुविधा की दृष्टि से ब्लू बनाया है। तो अब ये जो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, अब ये ऑक्सीजन ब्रोंकाई के होते हुए किस में जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया के बाद दोबारा से नेजल में जाते हुए ब्रीथ आउट होगा ये। तो इस तरह फिर क्या, और अन्य गैसें निकलेंगी। तो जितनी हम गैसें लेंगे हमें उतनी ही गैसें, अनुपात अलग अलग हो जाएगा। जितनी हमने अगर गैस ली है उतनी गैस को हम रिलीज करेंगे। इसके बाद हम अब क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे ये जो ऑक्सीजन सेल में गई है तो उस सेल में क्या प्रोसेस हुई है, उसमें किस तरह हमें ऊर्जा का निर्माण हुआ है हमारे शरीर के अंतर्गत, ये पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि जैसे हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो एक बार में हम कितनी सांस को लेते हैं। तो एक बार में हम जितनी सांस को लेते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। इसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। यानी एक बार में, जैसे मैं साधारण रूप से बातें कर रही हूँ, तो इस बातें करते करते सांस ले रही हूँ, तो ये एक बार में हम कितनी सांस ले रहे हैं और कितनी सांस छोड़ रहे हैं, लेने और छोड़ने की इसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। तो हम एक बार में कितनी सांस लेंगे, हम एक बार में कम से कम आधा लीटर या 500 ml,
सांस लेंगे, जो भी एयर होगी इसमें और भी सारी गैसेज होंगी वो क्या लेंगे, एक बार में हम केवल आधा लीटर लेंगे। उसके बाद हमारी लंग्स की कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल कैपेसिटी कितनी होगी हमारी, टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारी होगी 6 लीटर, 6 लीटर या 6000 ml। जैसे हम योगा वगैरह करते हैं, योगा वगैरह में क्या है, अनुलोम विलोम इस तरह की योगा करेंगे तो सांस को ऊपर खींचेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा लंग्स हैं वो पूरे फूल जाएंगे, यानी उनमें जितनी भी जगह थी, स्पेस था, उसमें कितनी हाईएस्ट जो हमारी एयर रहेगी 6 ml एयर, जो 6000 ml और 6 लीटर एयर बढ़ सकती है हमारे टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर। उसके बाद जितनी हम लेंगे उतनी ही हम बाहर निकालेंगे, ब्रीथ आउट भी हमारा उतना ही होगा। आधा लीटर लिए तो आधा लीटर ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे बाहर। इसके बाद हम 1 मिनट में लगभग कितनी सांसें लेंगे, यानी 1 मिनट में हम लगभग ऐसा 16 बार करेंगे। जैसे लेना और छोड़ना, तो लेना हम एक बार में 1 मिनट में कितनी बार करेंगे, 16 बार। तो 1 मिनट में हमारा कितना होगा, 16 बार लेना होगा। अब इंटू हम किसकी करेंगे, हमें वॉल्यूम निकालना है, यानी 1 मिनट में हम कितनी सांसें, कितनी ऑक्सीजन अपने इसमें लंग्स में ले लेंगे और छोड़ देंगे। तो 16 × 1/2 लीटर, लीटर में निकाल लेते हैं तो ये हो गया 8 लीटर, और मिलीलीटर में निकालेंगे तो ये होगा 8000 मिलीलीटर। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि गोताखोर जो होते हैं, गोताखोर और जो वेंटिलेटर वगैरह पे रोगी वगैरह रहते हैं, उनके सिलेंडरों में कौन कौन, मतलब किसके साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन हम लोग नहीं देते, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन हम लोगों को किस तरह की आदत है, हम लोगों को एयर लेने की आदत है, ना कि शुद्ध ऑक्सीजन। क्योंकि हमें शुरू से ही हमारे फेफड़ों को आदत पड़ चुकी है, तो हम इसीलिए जो रोगी हैं, इस तरह के जो पेशेंट हैं, उनमें हम और अदर गैस मिलाकर ही उन्हें देते हैं। अगर शुद्ध ऑक्सीजन देंगे तो क्या है, फेफड़ों पे बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा, जोर पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से हम शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है, और अन्य गैसें भी लेने साथ में। तो ये जानेंगे जो रोगी होते हैं वेंटिलेटर वगैरह पे, उनके सिलेंडर में कौन कौन सी गैस मिलाई जाती है। रोगियों के सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ हीलियम मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि हीलियम थोड़ी हल्की होती है, जिससे रोगी पे इतना दबाव, उनके फेफड़ों पे इतना दबाव ना पड़े, जिसके कारण इसीलिए हीलियम मिलाई जाती है। उसके बाद जो गोताखोर होते हैं, अगर वो थोड़ी सी नीचाई पे, कम गहराई पे जा रहे हैं, यानी गोताखोर जो है वो अगर कम गहराई पे जा रहे हैं, तो हम उनके साथ ऑक्सीजन के साथ हम नाइट्रोजन मिलाते हैं। अगर कम गहराई पे जा रहे हैं तो वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, तो हम क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन मिलाते हैं। उसके बाद अगर ज्यादा गहराई पे जा रहे हैं हम समुद्र के, तो वहां पर क्या है, वहां पर हम कम दबाव के लिए हीलियम मिलाते हैं। इसमें क्या मिलाते हैं, अगर ज्यादा गहराई पर है, ज्यादा गहराई है, तो हम O2 के साथ क्या मिलाएंगे, हीलियम मिलाएंगे। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कितने भागों में डिवाइड हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 भागों में डिवाइड हुआ है, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होगा, जो हम यहाँ तक हमने पढ़ा है ये सब बाह्य श्वसन के अंतर्गत है। जो लंग्स है, अगर हमसे पूछा जाए पेपर में कि बाह्य श्वसन का कौन सा मुख्य अंग है, तो वो क्या है, लंग्स। लंग्स क्या है, बाह्य श्वसन। और आंतरिक श्वसन क्या होगा, कोशिका होगी। आंतरिक श्वसन किसके अंतर्गत होगा, कोशिका, जो अभी हम जानेंगे, क्योंकि लंग्स तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसे मिटाती हूँ, फिर हम कोशिका के बारे में जानेंगे। अब इसके बाद हम क्या जानेंगे कि जो हमारा ऑक्सीश्वसन है, आंतरिक ऑक्सीश्वसन, आंतरिक जो हमारा ऑक्सीश्वसन है वो जानेंगे। तो आंतरिक ऑक्सीश्वसन हमारा किसके अंतर्गत होगा, सेल के अंतर्गत। तो हम इसे बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय
कोशिकीय श्वसन। अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत क्या होगा? ये सेलुलर रेस्पिरेशन भी दो भागों में बटेगा, ये आगे भी जाके दो भागों में बटेगा। फर्स्ट होगा हमारा, तो पहला होगा हमारा अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, और दूसरा होगा हमारा ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को इंग्लिश में बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अनॉक्सी श्वसन को बोलेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सी श्वसन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जैसे हमने पाचन तंत्र पढ़ा, इसके लिए पहले हमें थोड़ा पाचन तंत्र में जाना पड़ेगा। पाचन तंत्र पढ़ा, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ ऑक्सीजन ले रहे हैं और हमें बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन से हमारे ऊर्जा का निर्माण होगा, तो फिर हमें भोजन खाने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि हमें ऑक्सीजन से ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो फिर तो हम केवल वायु पीकर रह सकते हैं, फिर हम भोजन क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भोजन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पहली वीडियो में पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम के छोटी आंत में हमारे क्या था, जो छोटी आंत का तीसरा भाग था इलियम। इलियम में एक उंगली नुमा संरचना थी इस तरह, जिसको हमने क्या बोला, विली। जब भोजन यहां तक पचकर आता है तो वो किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। तो ये विली क्या कर, भोजन यहां तक टूट कर आता है तो उसके बाद क्या होगा, भोजन का चूषण कौन करेगा, यानी वो जो भोजन है वो ग्लूकोज में टूटने के बाद जो विली है वो क्या काम करेगी, विली भोजन का को एब्जॉर्प्शन कर लेगी, उस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कर लेगी। तो उस ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के बाद उस ग्लूकोज को ब्लड में पहुंचा देगी। ब्लड में पहुंचने के बाद, ब्लड में क्या होगा, ब्लड के पहुंचने के बाद वो कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहाँ तक पहुंच चुका है, सेल तक, यानी अब ग्लूकोज कहाँ पहुंच चुका है, सेल में। अब ग्लूकोज कहाँ पहुंच चुका है, सेल में। सेल में ग्लूकोज किस में जाएगा, यहाँ सेल के अंतर्गत एक द्रव्य भरा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये हमने सेल के चैप्टर में पढ़ा है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। अब ये जो ग्लूकोज है कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जाएगा। अब यहाँ ग्लूकोज क्या पहुंच चुका है, ग्लूकोज पहुंच चुका है। अब इस ग्लूकोज के पहुंचने के बाद, अब ये ग्लूकोज तो बन गया, अब इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा नहीं मिलने वाली। इस ग्लूकोज से, जो भोजन से ग्लूकोज मिला है, बना है, इससे हमें डायरेक्टली ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब ये ग्लूकोज टूटेगा, उसके बाद हमको ऊर्जा मिलेगी। तो अनऑक्सीश्वसन में क्या होगा, अनऑक्सीश्वसन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होगा, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत होगा। तो ये किसके अंतर्गत होगा, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होगा ये, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन अगर पूछा जाए अनऑक्सीश्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंतर्गत होगा, तो वो किसके अंतर्गत होगा, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अंतर्गत होगा। अब कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पहुंच चुका है, अब इस ग्लूकोज को हमें तोड़ना है। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 एटीपी का निर्माण होगा, 4 एटीपी का निर्माण होगा। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म क्या, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये 4 एटीपी बनेंगे तो ये ग्लूकोज को तोड़ेंगे, तो ये ग्लूकोज को 2 भागों में तोड़ेंगे। उस तोड़ने की हम क्रिया को उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होगी, ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया ग्लूकोज को 2 भागों में तोड़ देगी।
ये कितने भागों में तोड़ेगी, 2 भागों में तोड़ेगी। पायरुविक अम्ल यानी ये किस में तोड़ेगी, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया ग्लूकोज को किस में तोड़ेगी, पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल बनेगा और साथ में इस क्रिया में केवल 2 एटीपी लगे हैं, यानी हमारे टोटल बने कितने थे, 4 एटीपी, लेकिन इस क्रिया में कितने एटीपी खर्च हुए, केवल 2 एटीपी। दो एटीपी हमारे क्या हुए हैं, 2 एटीपी हमारे खर्च हुए हैं इसमें। ये क्या है, खर्च हो चुके हैं, लेकिन खर्च हो चुके हैं, है ना। इसके बाद 2 एटीपी बच गए, यानी 4 बने टोटल, तो साथ में क्या बच गए, 2 एटीपी और बच गए। यानी पायरुविक अम्ल बना और साथ में किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज को किस में तोड़ेगा, पायरुविक अम्ल में तोड़ेगा, और फिर साथ में क्या बचेंगे, 2 एटीपी बचेंगे। तो ग्लूकोज, ये जो पायरुविक अम्ल बना है और साथ में 2 एटीपी मिले बने हैं, अब ये क्या होगा, पायरुविक अम्ल किस में रहेगा, अब ये पायरुविक अम्ल अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद अब जो हमारी ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजेगा। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भेजेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसने ऑक्सीजन को भेजा है, तो ऑक्सीजन पायरुविक अम्ल को भी तोड़ देगी। अब जो पायरुविक अम्ल है वो 18 एटीपी में टूटेगा, यानी 2 पायरुविक अम्ल बने हमारे, यहाँ 2 पायरुविक अम्ल बने, तो एक पायरुविक अम्ल हमारा कितने में टूटेगा, 18 एटीपी में टूटेगा, और दूसरा भी पायरुविक हमारा अम्ल कितने में टूटेगा, 18 एटीपी में टूटेगा। अब ये टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। अब हमने पढ़ा है कि पहले सेल के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि 38 एटीपी मिलकर 38 एटीपी मिलकर 38 एटीपी मिलकर क्या करते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिलकर क्या करते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो यानी यहाँ कितने एटीपी बने, 36 एटीपी बने हैं। तो हमें 38 बनाने हैं, 2 कहाँ रह गए थे, 2 यहाँ पर रह गए थे, यानी इसमें केवल 2 यूज हुए थे, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में केवल 2 यूज हुए थे एटीपी, तो कितने और रह गए, 2 एटीपी और रह गए। ये 2 एटीपी अगर हम इसमें और जोड़ दें तो टोटल हमारे 38 एटीपी हो गए, यानी इन 38 एटीपी से मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, हमें ऊर्जा प्रदान करेगा और हमें चलने फिरने बोलने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी इस ग्लूकोज के बनने के साथ, और क्या कुछ जल भी रिलीज होगा। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी, अब वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः विली में लेकर आएगा, और विली क्या करेगी, दोबारा से इसे ट्रेकिया के थ्रू बाहर भेज देगी। तो हमने देखा, एक बार मैं दोबारा से इसे रिवाइज करूंगी कि किस तरह हमने आंतरिक ऑक्सीशोषण को देखा। बाह्य जो श्वसन है वो तो इजी है, लेकिन आंतरिक जो श्वसन है वो थोड़ा सा कठिन है। तो आंतरिक श्वसन में हमने क्या देखा, आंतरिक श्वसन को हमने 2 भागों में बांटा, अनऑक्सीश्वसन और साथ में ऑक्सीश्वसन। यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन और इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी इसमें एयर का यूज हो रहा है तो एरोबिक, इसमें नहीं हो रहा तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंतर्गत होगा, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होगा, यानी कोशिका द्रव्य के अंतर्गत होगा। जो भोजन से मिला हमें ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जाएगा। अब जो ग्लूकोज है वो 4 एटीपी बनेंगे यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, और वो 4 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ देंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे, पायरुविक अम्ल में तोड़ेंगे, और इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। अब ये देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस है ये क्या करेगा, पायरुविक अम्ल को, तो इसमें पायरुविक अम्ल में 2 पायरुविक अम्ल में टूटे और साथ में 2 एटीपी हमारे बच गए, अभी शेष है। तो यानी ऑक्सीशोषण की क्रिया यहाँ तक कंप्लीट हो गई, अनऑक्सीशोषण की। अब उसके बाद क्या चलेगी, ऑक्सीशोषण की क्रिया चलेगी। अब जो पायरुविक अम्ल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद जो ऑक्सीजन है वो पायरुविक अम्ल को तोड़ देगी। किसमें तोड़ेगी, पायरुविक अम्ल को ये 18 एटीपी में तोड़ देगी। 18 से 18 मिलकर 36 हुए, और 36 प्लस 2 एटीपी हमारे यहाँ रह गए थे, टोटल 38 एटीपी का निर्माण हो गया, यानी एक ग्लूकोज का निर्माण हुआ।
तो ये सभी क्रिया क्या होंगी, इस क्रिया से उसके बाद हमें क्या मिलेगा, कुछ ऊर्जा रिलीज होगी, तो हमें ऊर्जा मिलेगी काम करने की। ये सब क्षमता किससे मिलेगी, इन्हीं इसी प्रक्रिया से मिलेगी। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जिसको हम रिलीज करेंगे। तो यहाँ तक हमने इसकी पूरी क्रिया देखी। अब जो हमारा यानी ऑक्सीजन ब्लड है, ब्लड को शुद्ध कौन करेगा, ब्लड को शुद्ध कौन करेगा, तो ब्लड को शुद्ध हमारे लंग्स करेंगे। ब्लड शुद्ध कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन इसमें मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, ब्लड शुद्ध हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, लंग्स में जाकर मिलेगी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ब्लड को फिल्टर कौन करेगा, तो फिल्टर ब्लड को किडनी करेगी। ब्लड को शुद्ध करना और फिल्टर करने में थोड़ा अंतर है। ब्लड को शुद्ध कैसे होगा, लंग्स में होगा, और ब्लड जो फिल्टर होगा वो कहाँ होगा, किडनी में होगा। तो आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।